हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज को देख रहे थे। उसी सीरीज का ये लेक्चर 9 है। इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन में पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, किसी भी स्टेट के स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, जितने भी बड़े बड़े इंडिया में एग्जाम होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंडर विच आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेसिडेंट की अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था शुरू शुरू में 22 भाग था, जो आज बढ़कर के 25 पार्ट हो गए। मतलब टोटल 22 पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था। आज ये कितने हो गए? 25 पार्ट। हम लोगों ने कुछ कुछ पार्ट देखा भी था। जैसे पार्ट 1 जो है इसमें बात की गई यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। तो पार्ट 1 क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब हमारा देश जो होगा एक यूनियन होगा और उसके टेरिटरी में कौन कौन सभी स्टेट आएंगे, कहाँ तक उसका बाउंड्री होगा, इस सब के बारे में हम लोग ने देखा था। पार्ट 2 में सर डिस्कस किया गया सिटीजनशिप के बारे में, ये भी हम लोग ने देखा था। पार्ट 4 में हम लोग ने पढ़ा था कि डीपीएसपी, जो लास्ट लेक्चर था डीपीएसपी के बारे में था, तो डीपीएसपी के बारे में डिस्कस किया गया। जो पार्ट 5 है ना, यही हमारा बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। इसी पार्ट 5 में जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस किया गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो पार्ट 5 है ना, इसमें बात की है कि यूनियन गवर्नमेंट का कैसे क्या प्रोसेस होगा उसके। और यूनियन गवर्नमेंट में आप जानते ही है कि हमारा यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब आ जाते हैं। तो हमारे पार्ट 5 में ये सब देखने को मिलेगा आपको। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब मिलेगा। तो इसी पार्ट 5 में जो है ना, तो पार्ट 5 में हमारे किसके बारे में डिस्कस किया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। नहीं आया समझ में? जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ना, वो हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, हमारे देश का पहला नागरिक होता है। वो सुप्रीम कमांडर होता है हमारे आर्मी का। हमारे जितने भी आर्म फोर्स है ना, उसी सभी का सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है। और हमारा आर्टिकल जो है ना, पार्ट 5 के आर्टिकल जो है 52 से लेकर के 62 तक में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पार्ट 5 में डिस्कस किया गया, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल कितना है? तो 52 से लेकर के 62 तक के आर्टिकल में पूरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है कि क्या होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका क्या पावर होगा, उसका इलेक्शन कैसे होगा, सब मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। हमारे देश का पहला सिटीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। हमारे देश के जितने भी आर्मी हैं, सभी के हेड जो कह सकते हैं आप, वो कौन होते हैं? सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो होता है ना, इज ऑफ द स्टेट। देखिए कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स है कि प्रेसिडेंट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है या लेजिस्लेटिव हेड होता है, जुडिशियल हेड होता है, या बोथ 1 2 होता है? तो देखिए हमारे देश में जो होते हैं ना, एक होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एक होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव हेड। लेजिस्लेटिव हेड का मतलब क्या हुआ? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसी को हम लोग बोल सकते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कि नहीं आया समझ में? हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? जिसे लेजिस्लेटिव, मतलब कि जिसको कानून बनाने का अधिकार है। अब कानून कौन बनाता है? तो आप जानते हैं पार्लियामेंट। तो मतलब दैट मीन्स पार्लियामेंट की बात कर रही है कि कानून बना, मतलब जो हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब हमारे देश में जो सरकार चला रही है, सरकार, ठीक है, जिसको हमने चूज करके भेजा है, तो वो सरकार जो चला रही है, कौन चला रही है? तो प्राइम मिनिस्टर चला रहा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर होता है, इसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है ना हमारे देश का, वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। हमारे देश का एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं कि नहीं है? तो प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ओके सर, व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब क्या होता है? देखिए एग्जीक्यूटिव, मैंने बताया था ना एग्जीक्यूटिव किसको बोलता है। एग्जीक्यूटिव, तो हमने बोला था कि अगर सेंटर में आप देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर और उसके जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये दोनों मिलाकर के एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। लेकिन इस सभी का जो ऊपर है, इस सभी का जो हेड है ना, वो होता है एग्जीक्यूटिव हेड। मतलब कि हमारे देश में पूरे प्रशासन जो व्यवस्था चल रही, उस सभी का हेड कौन होगा? तो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं उन्हीं के अंदर होता है। एक आर्टिकल भी होता है, एक आर्टिकल मैं अभी जस्ट बताऊंगा कि आर्टिकल 53 जो डिस्कस करता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा यूनियन का, पूरे गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा, उनका हेड किसके पास होगा? तो प्रेसिडेंट ही हेड होगा उसका, क्योंकि उसी पे साइन होके सब कुछ होता है। नहीं आया समझ में? फिर से देखिए मैं बताता हूँ
हमारा जो यूनियन है ना, हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें कौन कौन आता है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर आता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव, फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि नहीं है? सुनो, ये सभी जो है ना, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है, और इस सभी का हेड जो है ना प्रेसिडेंट है। मतलब यही सब लोग मिल करके हमारे देश को चला रहे हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब मैंने बताया, जो रन कर रहा है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट को रन करते हैं इसके उसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जो कानून बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव बोलते हैं। और जो जुडिशरी देता है, मतलब जजमेंट देता है, उसे जुडिशियरी बोलते हैं। मैंने बताया था 3 तरह के हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है, जुडिशियरी होता है। तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है ना, उसका हेड कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ओनली वन आंसर सही है। प्रेसिडेंट जो होता है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है। लेजिस्लेटिव हेड पूछेगा तो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जुडिशियल का हेड पूछेगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, कि नहीं आया समझ? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल स्टेट दैट, कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा? तो मैंने क्या बताया कि हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में? तो हमारे संविधान के पार्ट 5 में 52 से लेकर के 52 से लेकर के 62, देखिए 10 है टोटल, 10-11। तो पार्ट 5 में 52 से 62 तक में डिस्कस किया गया प्रेसिडेंट के बारे में। तो इसका जो पहला आर्टिकल है ना 52, यही डिस्कस करता है किसके बारे में? कि हमारे देश में एक क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, कि नहीं आया समझ? हमारे देश में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, वो हमारा आर्टिकल 52 डिस्कस करता है। वो हमारे देश का पहला नागरिक होगा। उसमें एग्जीक्यूटिव वो जो होगा हमारे देश का पहला नागरिक होगा, वो आर्म फोर्स, जितने भी हमारे आर्म फोर्स है उसका सुप्रीम कमांडर होगा, सबसे ऊपर होगा वो, ठीक है? तो आर्टिकल 52 क्या बताता है? तो आर्टिकल 52 बताता है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, जो इलेक्टेड होगा, ठीक है? ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट ऑफ, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि रिपब्लिक, हमारा देश क्या है? रिपब्लिक नेचर का है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक सर? तो रिपब्लिक का मतलब होता है जिसका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुन करके आता हो, इलेक्टेड आता हो। हमारा देश का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? तो जस्ट अभी मैंने बताया कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। हमारे देश में जो हेड ऑफ स्टेट दैट मीन्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है चुन करके वहाँ पे पहुँचा है। अब चुनने का प्रक्रिया अलग अलग तरह का हो सकता है, ठीक है? चुनने का प्रक्रिया एक डायरेक्ट इलेक्शन, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन से उनको चूज करके भेजा गया है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है, जस्ट मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? तो चुन करके गया। लेकिन अगर आप जैसे इंग्लैंड में देखिएगा, यूके में देखिएगा, तो यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है कि वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो राजा होता है। जैसे पहले एलिजाबेथ थी, अभी चार्ल्स थर्ड बना है, कि नहीं आया समझ में? तो वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट मोनार्की की तरह प्रोसेस चलता है, मतलब राजा राजा राजा। लेकिन हमारे देश में जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होता है, इसीलिए हमारे देश को रिपब्लिक कहा जाता है, जबकि यूके रिपब्लिक नहीं है, ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ये हमारा आर्टिकल कौन डिस्कस करता है? तो 52 डिस्कस करता है, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा आर्टिकल बताता है कि विच आर्टिकल स्टेट दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, हमारे यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा ना, वो वेस्टेड होगा किस पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी बस जस्ट मैंने आपको बताया ना कि हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव, हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का जितना भी पावर होगा, एग्जीक्यूटिव का, यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो भी पावर होगा, उसका हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में निहित होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो भी पावर होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में निहित होगा, एंड ही विल डिस्चार्ज दिस पावर, डायरेक्टली कर सकता है या कोई ऑफिसर के थ्रू ये साइन। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सर, देखिए इसका मतलब ये होता है, देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव का मैंने अभी जस्ट बताया कि यूनियन एग्जीक्यूटिव बनता किससे है? तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट होगा, फिर मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। अभी देखिए जितना भी लॉ कानून बनाता है ये कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसके और भी पार्लियामेंट सब होते हैं, वो सब वोट दे करके कानून बनाते हैं। लेकिन इस कानून पे फाइनली साइन किसका होता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, इसका साइन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ तो इसी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है ना, साइन तो यही है, साइनिंग अथॉरिटी तो यही है, तो दैट मीन्स ये सबसे ऊपर है ना। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है ना, वो प्रेसिडेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके जितने भी मंत्री सब है, सब जो है ना, सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट है। वो यूनियन का एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव हेड है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है वो।
तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के जितने भी पावर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में निहित होते हैं। लेकिन देखिए हमारे देश में जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर को लिमिटेड भी किया गया है, ठीक है, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं ज़्यादातर काम, ठीक है, कुछ छोड़ करके। तो इसीलिए आप देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन हो गया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हो गया और उसके जितने भी मंत्री हैं वो हो गए मिनिस्टर्स हो गए। तो अब जो भी काम अगर वो ये कर रहे हैं मिनिस्टर इसी के एडवाइस पे कर रहे हैं, इसी के एडवाइस पे कर रहे हैं, तो दैट मीन्स प्रेसिडेंट जो भी कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बोल तो रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है एग्जीक्यूटिव हेड होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ही सब एग्जीक्यूटिव पावर निहित होता है। लेकिन जो है ना ये सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के कहने पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट होता है ना वो पपेट की तरह होते हैं, जिसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर चलाते हैं, ठीक है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। रबर स्टैम्प का नाम आप सुने होंगे, जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है तो उसमें देखिएगा एक रबर स्टैम्प की बात आता है। रबर स्टैम्प का मतलब जिसको कोई और दूसरा चला रहा है, रबर स्टैम्प है वो, ठीक है। तो हमारा कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि हमारे देश का जो होगा, विच आर्टिकल स्टेट दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में निहित होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में होगा। और प्रेसिडेंट जो है इसको कैसे चलाएगा, डिस्चार्ज दिस फंक्शन, इस फंक्शन को डिस्चार्ज कैसे करेगा, तो या खुद के द्वारा या उसके अंदर में जो ऑफिसर होगा उसको कहेगा तुम साइन कर दो, ठीक है, हमारी जगह पे तुम। ऐसा होते हैं, देखिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है, एक साइनिंग अथॉरिटी भी बनाया जाता है, ठीक है। एक तो कंपनी का मालिक हो गया, हमारे ऑफिस का मालिक हो गया, मतलब हेड हो गया। लेकिन अगर वो खुद बहुत बिजी है ना तो कहेंगे कि तुम मेरी जगह साइन कर दो, उसको भी साइनिंग अथॉरिटी बना सकता है। तो यही लिखा हुआ है कि ये काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली खुद भी कर सकता है ये काम को, या फिर कोई ऑफिसर उनसे जो नीचे का होगा उनसे कहेंगे करा। दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ जो पर्सनल सेक्रेटरी सब होते हैं उस सब का भी साइन को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल जो था वो 53 बताता था। 52 ने बताया कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होगा, और 53 ने बताया कि वो प्रेसिडेंट जो होगा ना यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव का जितना भी पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या हमारे देश का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दैट मीन्स क्या, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों हमारे पार्लियामेंट होते हैं। एक लोअर हाउस, ये लोअर हाउस है, ये हमारा अपर हाउस, क्या इसका मेंबर होते हैं क्या प्रेसिडेंट। तो आप हमेशा देखे होंगे प्रेसिडेंट जो है ना पार्लियामेंट में जा करके जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है ना तो प्रेसिडेंट का सबसे पहले भाषण होता है। जब भी बजट स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट का भाषण होता है, ठीक है। जब भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाना रहता है तो वहाँ भी प्रेसिडेंट जो है भाषण देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या प्रेसिडेंट जो इतना लोकसभा और राज्यसभा में इतना एक्टिव है, तो क्या प्रेसिडेंट को हम मान सकते हैं कि ये हमारे पार्लियामेंट का मेंबर है कि नहीं है। तो उसी के बारे में पूछा है, क्या प्रेसिडेंट जो है हमारे पार्लियामेंट का मेंबर है, तो नो। इसका आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे 3 होगा, ठीक है। थर्ड जो होगा इसका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है नो, ये हमारे पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, लेकिन ही इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन हमारे पार्लियामेंट का ये इंटीग्रल पार्ट जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता है पार्लियामेंट में। क्योंकि सर ऐसा क्यों आपने बोला, देखिए मैंने इसीलिए ऐसा बोला, हमारा जो लोअर हाउस है और हमारा जो अपर हाउस है, मतलब कि लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, ये सब कोई भी कानून जब बनता है इस बिल को दोनों हाउस से पास होता है, यहाँ होता है फिर यहाँ होता है, और फिर इसके बाद जाता कहाँ है, इसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। क्यों जाता है सर वहाँ पे, तो प्रेसिडेंट के पास जाता है वहाँ पे साइन होने के लिए। मतलब कि एक बिल था, इस बिल को पास होना था तो पहले दोनों हाउसेस से गुजर करके ये कहाँ पे पहुँचा, प्रेसिडेंट के साइन होने के लिए पहुँचा। तो अब देखिए कि इस बिल को पास होने के लिए ज़रूरत किसका पड़ा, प्रेसिडेंट का ज़रूरत पड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए हमारा पार्लियामेंट इसीलिए बनाया गया है कि वो लेगिस्लेशन का काम करेगा, मतलब कि वो कानून बनाएगा। लेकिन ये कानून तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। तो दैट मीन्स जो लेगिस्लेटिव है, यूनियन लेगिस्लेटिव है, पार्लियामेंट जो है, इस पार्लियामेंट का मेंबर तो नहीं है। मेंबर का मतलब हो गया जो चुन करके आते हैं, जो उसमें बैठते हैं एमपीज, ठीक है, वो हो गया मेंबर। लेकिन प्रेसिडेंट के बिना ये इस दोनों हाउसेस का कोई अस्तित्व नहीं है ना, क्योंकि दोनों हाउसेस का काम है कानून बनाना, और जब तक साइन नहीं होगा तब तक कानून नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो मेंबर तो नहीं होते, मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। हमारे पार्लियामेंट का एक ऐसा भाग है जिसके बिना पार्लियामेंट कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के क्या होते हैं, तो वो
एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। मैंने नीचे लिख भी दिया है, बिकॉज ऑल द बिल पास बाय द पार्लियामेंट सेल हैव टू गेट प्रेसिडेंशियल असेंट। प्रेसिडेंट का सहमति का जरूरत, मतलब दैट मीन्स प्रेसिडेंट के साइन का जरूरत होता है जबकि वो एक्ट बनेगा। जब भी कोई बिल पास हो जाता है ना, तो उसे एक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जब कोई बिल दोनों हाउसेस से पास हो गए, प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है ना, तब वो एक्ट बन जाता है और वो पूरे देश में लागू हो जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच आर्टिकल स्टेट दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हम लोग ने पढ़ा कि सर आर्टिकल जो है ना 52 से लेकर के 62 तक में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस किया गया। मैंने बताया 52 में क्या बताया, तो मैंने बताया कि 52 में कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होगा। क्या होगा? हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होगा। फिर 53 में क्या बताया, कि मैंने बताया कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का पावर इसके अंडर होगा, मतलब कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होगा ये। यूनियन एग्जीक्यूटिव के जितने भी पावर है सब इसमें निहित होगा। और हमारा जो 54 आर्टिकल है ना, 54 आर्टिकल ये बताता है कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा ना, ये चुन करके आएगा। कैसे आएगा चुन करके? तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। कैसे आएगा? तो इलेक्टोरल। क्योंकि सर व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है? देखिए इलेक्टोरल कॉलेज कुछ नहीं होता है। ये इसमें बताया गया है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव होगा ना, तो उसमें कौन कौन लोग जो है भाग लेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वोटर्स है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वोटर है, जिसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब चुनाव होगा तो उसमें कौन कौन भाग लेंगे। तो देखिए इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन भाग लेते हैं। अगर हमारे देश में प्रेसिडेंट का अगर चुनाव होता है ना, तो क्या हम वोट देने जाते हैं क्या? तो नहीं सर, सिटीजन ऑफ इंडिया वोट नहीं देते हैं उसमें। तो कौन वोट देते हैं? तो जो वोट देते हैं ना, उसी के ग्रुप को बोला गया इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। जिसके बारे में आर्टिकल 54 में डिस्कस किया गया और बोला गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब इलेक्शन होगा ना, तो इसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे। तो कहा कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, हमारे पार्लियामेंट जो है लोकसभा और राज्यसभा, इस दोनों हाउसेज में जो भी इलेक्टेड एमपी है, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्टेड एमपी है। कौन सा एमपी? सर इलेक्टेड। कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टेड एमपी? इलेक्टेड एमपी किसको बोलते हैं? मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एमपी भी दो तरह के होते हैं, एक इलेक्टेड होता है, एक नॉमिनेटेड होते हैं। आप मुझे बताइए कि राज्यसभा में हम लोग ने देखा था कि 233 मेंबर जो है चुन करके आते हैं और 12 मेंबर जो है डायरेक्ट एंट्री दे देता है प्रेसिडेंट उसको। अगर वो आर्ट्स का फील्ड का हो, आर्ट का फील्ड का, साइंस का फील्ड का, सोशल सर्विसेज फील्ड का, लिटरेचर का, उसको डायरेक्ट एंट्री दे दिया। तो डायरेक्ट एंट्री से आया उसे हम लोग नॉमिनेटेड बोलते हैं। तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेता है। कि नहीं आया समझ में? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग कौन लेता है? तो जो चुन करके आया है, इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो क्या याद रखना है सर? इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा एंड, ये दोनों भाग लेते हैं। अब फिर हम आ जाइए स्टेट में। तो हमारे स्टेट में मैंने बताया था कि दो चीज़ होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग जो एमएलए होते हैं वो भाग नहीं लेते। स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, जिसके जहाँ पे जो सदस्य बैठते हैं वहाँ पे ना, उसे हम लोग एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक को एमएलसी बोलता है। तो एमएलसी तो भाग ही नहीं लेता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन हाँ, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, जो हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, इस स्टेट में जो एमएलए बैठे हैं ना, उस एमएलए में भी जो इलेक्टेड एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए, तो ये सभी लोग भाग लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो क्या समझ में आया? तो आपको ये समझना है कि जो हमारे प्रेसिडेंट का जब चुनाव होगा ना, तो इसमें कौन कौन भाग लेंगे? इलेक्टेड एमपी। इलेक्टेड एमपी सर ये कहाँ बैठता है? ये हमारे लोकसभा और राज्यसभा में बैठता है, इलेक्टेड एमपी। फिर आ जाइए स्टेट में, ये तो यूनियन हो गया। स्टेट में जब आप आइएगा ना, तो वहाँ पे इलेक्टेड एमएलए होता है, एमएलए। ये हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दोनों लोकसभा राज्यसभा याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में एमपी होते हैं, जो इलेक्टेड एमपी होगा वो भाग लेगा। इलेक्टेड एमएलए स्टेट में होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। इलेक्टेड एमएलए जो होगा वो भाग लेगा। आपको कि सर ये ठीक है, आपने कहा कि जो ऊपर बैठते हैं पार्लियामेंट में वो भी आ गया, स्टेट, हर एक स्टेट में जो एमएलए होगा, जो चुन करके आया होगा एमएलए, वो लोग भी भाग लेगा। तो क्या सर बताइए हमको कि जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ के लोग भाग नहीं लेते हैं? हाँ देखिए, दो यूनियन टेरिटरी है जिसके लोग भाग लेते हैं, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी। इस दोनों के जो इलेक्टेड एमएलए होगा ना, इलेक्टेड एमएलए, देखिए जब भी मैं बात कर रहा हूँ इलेक्टेड की बात कर रहा हूँ, नॉमिनेटेड की नहीं। जो नॉमिनेटेड हो गया है उसकी बात नहीं कर रहा। जो इलेक्टेड एमएलए होगा ना दिल्ली और पौंडीचेरी का, ये भी भाग लेंगे। तो बस इतने लोग जो भाग लिया है ना, इसी सबको एक ग्रुप बना दिया गया,
और इसी ग्रुप को बोला गया कि ये ग्रुप का नाम क्या होगा, तो ये ग्रुप का नाम होगा इलेक्टोरल कॉलेज। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, जो जो लोग इसमें भाग लिए हैं उस सभी ग्रुप का नाम क्या होगा, इलेक्टोरल कॉलेज। और इसके बारे में बात कौन करता है, तो आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 बोलता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा ना, वो कौन कैसे होगा, तो इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, मतलब उसे हम लोग बोल सकते हैं कि सर इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर लिखा है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेट हैं सब में लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, लोअर हाउस उसे हम लोग बोलते हैं, उसके जो इलेक्टेड मेंबर हो गए, जिसे हम लोग इलेक्टेड एमएलए बोल सकते हैं, वो सभी भाग लेंगे। और 2 यूटी दिल्ली और पौंडीचेरी के भी जो एमएलए होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली और पौंडीचेरी में भी है, ठीक है, दोनों जगह लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे ना वो लोग भाग लेंगे। और ये सभी मिलकर के एक ग्रुप बनाएगा, इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। जो लोग ने भाग लिया उसको एक ग्रुप को इलेक्टोरल कॉलेज बोला हम लोग ने, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 54 डिस्कस करता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर देखिए आपने क्या किया कि जो सेंटर में था लोकसभा और राज्यसभा, दोनों जगह आपने इलेक्टेड जो एमपी था उसको ले लिया आपने, तो मैंने ले लिया, गुड। उसके बाद आपने स्टेट आया और स्टेट में आपने क्या किया, लेजिस्लेटिव असेंबली था यहाँ पे और लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन आपने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को लिया ही नहीं, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्टेड एमएलए थे इसको आपने ले लिया। इसको क्यों नहीं लिया, तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे देश में क्या हर एक स्टेट के पास है, क्या नहीं है, इसीलिए हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया। क्योंकि अगर सभी स्टेट के पास रहता ना तो हम यहाँ के भी मेंबर को लेते, लेकिन लेजिस्लेटिव स्टेट जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, हमारे देश के केवल 6 स्टेट के पास है, जो मैंने लेक्चर में बताया, इसीलिए जो है ना इसको नहीं लिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्योंकि सर नॉमिनेटेड को अभी आपने नहीं लिया, नॉमिनेटेड एमपी को भी नहीं लिया, नॉमिनेटेड एमएलए को भी नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया आपने, देखिए वो इसीलिए नहीं लिया ना, क्योंकि जो हमारा प्रेसिडेंट है ना वो हमारे देश को मतलब रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश के हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है, सेंटर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो डायरेक्ट एंट्री किए हैं, डायरेक्ट नॉमिनेट होके आए हैं ना, वो किसी जनता का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे देश का पहला सिटीजन है, तो वो हमारे पूरे जनता का रिप्रेजेंट करेगा। तो लेकिन जो नॉमिनेट होके आए हैं ना उसको कोई जनता ने नहीं भेजा था एमपी बना करके, इसीलिए उसको वोट का हम लोग नहीं काउंटिंग करते, उसको वोट नहीं लेते हैं। नॉमिनेटेड का वोट हम लोग लेते ही नहीं है, एमएलए हो या एमपी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डज द सस्पेंडेड एमपी एंड एमएलए बिकम द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आपके दिमाग में आया होगा कि सर हम कभी कभी सुनते हैं कि एमपी को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, एमएलए को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि सर ये करता कौन है। देखिए जब लोकसभा राज्यसभा है ना, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे जो उसके हेड बैठे रहते हैं ना, लोकसभा में देखे होंगे एक टीचर की तरह आप देखे होंगे कि लोकसभा में स्पीकर बैठे रहते हैं, और राज्यसभा में देखे होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट बैठे रहते हैं। ये दोनों क्या है, दोनों हाउसेज का टीचर है, हेड मास्टर है दोनों हाउसेज। तो एमपी को क्या कर देते हैं, कुछ गलती करते हैं एमपी तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। उसी तरह जो आप स्टेट में देखिएगा ना तो वहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, ठीक है। तो काउंसिल वाला तो भाग ही नहीं लेगा तो इसको हटा ही देते हैं। अब इस लेजिस्लेटिव जो असेंबली होता है इसमें भी स्पीकर बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ एमएलए सब अगर कुछ गलती करता है ना तो उसको भी क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो जो सस्पेंड हो गया, क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेता है क्या सर, सस्पेंड जो जिसको सस्पेंड कर दिया है उसके टीचर ने, मतलब दैट मीन्स उसके स्पीकर या पार्लियामेंट के स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट ये सब ने सस्पेंड कर दिया है, तो क्या इलेक्शन में भाग लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो यस, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो सस्पेंडेड एमपी एमएलए होता है वो सब भी भाग लेता है, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, थ्रू विच अमेंडमेंट दिल्ली और पौंडीचेरी बिकम द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज मैंने बताया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग भाग लेते हैं ना उसका एक समूह है, ग्रुप है, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे। तो मैंने बताया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितने भी एमपी हैं वो सब भाग लेते हैं, मैंने फिर बताया कि स्टेट के जितने भी एमएलए हैं वो सब भी भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यूटी के बारे में, केवल 2 यूटी के बारे में बताया कि यूनियन टेरिटरी जो है ना उसमें से केवल दिल्ली और पौंडीचेरी को ही दिया गया है कि आप दोनों ही केवल क्या करिएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लीजिएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ऐसा क्यों आपने बोला,
देखिए ऐसा हमने इसीलिए बोला क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी इसी दोनों के पास लेजिस्लेटिव असेंबली था और किसी के पास नहीं था। ठीक है, आज तो आप कहिएगा कि सर जम्मू कश्मीर में भी हो गया है, वो भी यूटी है। हाँ, जम्मू कश्मीर यूटी है। ठीक है, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो वहाँ भी देखिएगा उसके लिए भी कुछ प्रावधान होगा। अभी तो स्टेट की दर्जा देने की बात चल रही। तो कहने का मतलब है कि पहले दिल्ली और पौंडीचेरी के पास ही लेजिस्लेटिव असेंबली था, इसीलिए हमने दिल्ली और पौंडीचेरी को ही कहा था कि तुम भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लोगे। ठीक है, तो अब रहा कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हमने बोला था कि दिल्ली और यूटी जो है, दिल्ली और पौंडीचेरी जो है, ये दोनों जो है ना हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे, दैट मीन्स इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था? ये अमेंडमेंट जो था वो 70वां अमेंडमेंट था, जो कि 1992 में लागू किया गया था। जो 1992 में एक अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 70th अमेंडमेंट था 1992। ठीक है, ये इसी अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड एमएलए है ना, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे, दैट मीन्स इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। लेकिन क्या सर 1992 से दिल्ली पौंडीचेरी इलेक्शन में भाग लेने लगा? तो नहीं सर, 1997 से 1997 से दिल्ली और पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड एमएलए थे, ठीक है, ये दोनों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने लगा। तो 1997 से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ ए स्टेट एंड यूटी इज इक्वल टू। कह रहा है कि एक वोट वैल्यू एक एमएलए का, हर एक स्टेट के जो एमएलए सब होते हैं ना, उस सबका वोट वैल्यू होता है क्या सर? देखिए यस, इसमें जो होता है ना, जितने भी एमएलए एमपी ने भाग लिया ना, सबका वोट वैल्यू होता है। जैसे मानिए एक स्टेट है, ठीक है, बिहार एक स्टेट, तो बिहार में जो है ना 243 जो है इलेक्टेड एमएलए, 243 इलेक्टेड एमएलए है। क्या है? इलेक्टेड एमएलए। तो इस सभी का जो वैल्यू होगा, ये सभी लोग जो है प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि हर एक स्टेट के इलेक्टेड एमएलए भाग लेते हैं। इलेक्टेड एमएलए क्या होते हैं? भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो इस 243 का वोट वैल्यू, हर एक का वोट वैल्यू होगा। तो वो वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो उसका एक फार्मूला होता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। तो इसका वोट वैल्यू का फार्मूला कैसे निकालते हैं? एक एमएलए की बात कर रहा हूँ मैं, एमपी की बात अलग से मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि एमएलए और एमपी का वोट वैल्यू अलग अलग होता है। प्रेसिडेंट के चुनाव में एमएलए का वोट वैल्यू थोड़ा कम होता है, जबकि एमपी का वोट वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि सर जिसका एमपी जो है ज़्यादा होगा, उसी का प्रेसिडेंट बनता है। तो रिसेंटली आप देखे ही होंगे कि बीजेपी का एमपी जो है पार्लियामेंट में ज़्यादा है, जिस वजह से आप देखिएगा कि इसी ज़्यादा चांस रहता है कि प्रेसिडेंट जो है उसी पार्टी का बनेगा जो रूलिंग गवर्नमेंट होगा, क्योंकि उसके पास एमपी की संख्या ज़्यादा होगा। मतलब कि एमपी का जो वोट वैल्यू होता है, एक वोट का जो वैल्यू होता है, एक एमपी के जो वोट का वैल्यू होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक एमएलए का। तो अब रहा कि सर एमएलए और एमपी का वोट निकालते कैसे? तो मानिए कि एक बिहार स्टेट है, उसके जितने भी एमएलए ने भाग लिया, उसका वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसका वोट वैल्यू निकालने का तरीका है, उस स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट बटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, वहाँ पे कितने लोग इलेक्टेड होके आए हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/1000 से। जैसे मैं बिहार का निकालूँ, बिहार का, तो देखिए कि बिहार का पॉपुलेशन हम मानते हैं कि 12 करोड़ है, ठीक है, 12 करोड़। ठीक है, बिहार का पॉपुलेशन हम 12 करोड़ मानते हैं। वहाँ इलेक्टेड मानते हैं, इलेक्टेड एमएलए वहाँ पे मानना ही नहीं है। 243 इलेक्टेड एमएलए हैं वहाँ पे, 243 इलेक्टेड एमएलए चुन करके आते हैं 243। ठीक है, तो 243 से, और फिर करें कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1000 से। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा सर ये कौन सा फॉर्मूला है जो 1/1000 से डिवाइड करने के लिए बोलता है? आप ही बताइए ना कि 12 करोड़ को जब 243 से आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना बड़ा नंबर देगा। इसी बड़ा नंबर को छोटा करने के लिए हमने 1/1000 से डिवाइड कर दिया ताकि छोटा नंबर आए। तो इससे हमको पता चलेगा कि जितने भी बिहार के ईच एमएलए हैं, ईच एमएलए उसका वोट वैल्यू कितना हो, कितना के बराबर होगा, इस फार्मूला से निकलेगा। इस फार्मूला में आप देखे होंगे कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन, उसको जितना एमएलए है वहाँ का चुन करके आया हुआ, उससे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1000 से। इससे हमको मानिए कि 350 निकला। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 350 मनी निकला। तो इसका मतलब हुआ कि बिहार के हर एक एमएलए का जो वोट वैल्यू हुआ वो 350 हुआ। तो 350 एक एमएलए का, फिर बिहार का दूसरा एमएलए उसका भी 350, तीसरा एमएलए 350, चौथा एमएलए 350, और ये सभी लोग जाकर के प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेंगे, और वहाँ पे वोट देंगे ना, तो उसका वोट वैल्यू 350 काउंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वोट वैल्यू ऑफ एमपी कैसे निकालते हैं सर? लोकसभा राज्यसभा के एमपी भाग लेते हैं, आप इन्हें जस्ट बताया कि जितना भी इलेक्टेड एमपी होता है, इलेक्टेड एमपी होता है, उसका वोट वैल्यू होगा कुछ, क्योंकि ये लोग भाग लेते हैं। तो यस,
जितने भी इलेक्टेड एमपी होते हैं उसका वोट वैल्यू निकालने का तरीका है कि सम ऑफ टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड एमएलए। जितने भी एमएलए हमारे पूरे देश में, जितने भी स्टेट, जैसे अभी मैंने बिहार स्टेट का बताया कि हर एक एमपी का 350 है, ठीक है, लेकिन वहाँ 243 सीट भी था, टोटल इतना हो गया, इसका मतलब वोट वैल्यू। तो कह रहा था कि सम ऑफ टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड एमएलए, तो ये केवल बिहार का। इसी तरह सभी स्टेट का जितना भी वोट वैल्यू था एमएलए को, उसको जोड़ दीजिए और फिर हमारे जितना टोटल एमपी हैं इलेक्टेड, जैसे कितना एमपी है, 543, हमारे लोकसभा का 543 और राज्यसभा का 233, इस दोनों को जोड़ दिया हमने, इससे डिवाइड कर दिया, इससे जो निकलेगा ना वो निकलेगा एक एमपी का वोट वैल्यू। नहीं आया समझ में? एक एमपी का जो वोट वैल्यू होता है वो होता है सम ऑफ टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड एमएलए। जितने भी इलेक्टेड एमएलए ने हमारे प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लिया, उस सभी एमएलए के वोट वैल्यू को जोड़ करके जब हम जितने हमारे इलेक्टेड एमपी है लोकसभा राज्यसभा मिला के, तो लोकसभा में 543 इलेक्टेड एमपी होते हैं, राज्यसभा में 233 होते हैं। इस दोनों से हम जब डिवाइड, दोनों को जोड़ करके जितना होगा उससे जब डिवाइड करेंगे ना, तो हमको एक एमपी का वोट वैल्यू देगा, 1 एमपी का वोट वैल्यू। और आप जब निकालिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि एमएलए से ज़्यादा थोड़ा वोट वैल्यू होता है एमपी का, ठीक है, मैं ये प्रोबेबल बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर जिसका एमपी होता है ना, वो उसका चांस ज़्यादा होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने का, रूलिंग गवर्नमेंट का चांस होता है ज़्यादातर जीतने का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना आपके हायर एग्जामिनेशन यूपीएससी में ही पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएससी में भी ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इस तरह का, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच इज करेक्ट अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कह रहा है कौन सा करेक्ट है। कह रहा है कि देखिए बोथ स्टेट एंड सेंटर जो है इक्वली रिप्रेजेंट करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विथ, यस ये सही है। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि हमारे स्टेट के जितने इलेक्टेड एमएलए हैं, एमएलए स्टेट के जो इलेक्टेड एमएलए हैं, ये सब ने भी भाग लिया। और फिर हमने देखा कि इलेक्टेड एमपी जो है सेंटर का, ये ने भाग लिया, इसने भी भाग लिया। तो इसका मतलब स्टेट भी रिप्रेजेंट करता है और सेंटर भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यस सर सही है ये। कह रहा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन सो दैट कि प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट बोथ नेशन एंड स्टेट टू, तो गुड, क्योंकि हमने बोला ना कि स्टेट को रिप्रेजेंट भी किया और सेंटर को भी रिप्रेजेंट किया, तो स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया और सेंटर मतलब नेशन को भी रिप्रेजेंट किया, तो ये भी सही है। कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारे स्टेट में, हमारे जितने भी स्टेट हैं सब में लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल सब में नहीं होते, कुछ कुछ स्टेट में केवल है। जैसे बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अब तो यूटी बन गया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले जितने एमएलए होते हैं ना, वो सब भाग नहीं लेते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो यस यस ये सही सेंटेंस है। क्यों सही है? क्योंकि जो है ना स्टेट जो है ना, हर एक स्टेट के पास काउंसिल है ही नहीं, इसीलिए हमने उसके एमएलए को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के एमएलए को कहा कि तुम भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लो, नहीं तो हर एक स्टेट का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे स्टेट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, तो उस स्टेट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो हमको सभी स्टेट का एक वैल्यू देना था ना, सभी स्टेट का वैल्यू देना था, इसीलिए हमने बोला कि सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इसीलिए हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल के एमएलए को नहीं लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच आर्टिकल स्टेट दैट द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर क्या होगा। आप मुझे फिर से बताइए। 52 क्या बोलता था कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होगा। 53 क्या बोला उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट जो होगा एक्सिक्यूटिव हेड होगा, दैट मीन्स एक्सिक्यूटिव का पूरा पावर जो होगा प्रेसिडेंट में होगा। 54 क्या बोला, तो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बोला सर। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग कौन कौन लेगा, उसके ग्रुप के कौन कौन भाग लेगा उसके बारे में 54 बोला, ठीक है। अब कह रहे हैं मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर कैसे होगा, कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मैनर होगा, तो ये 55 होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 55 जो है ना, ये बताता है मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर क्या होगा, कैसे वोट डालेगा सर। आपने सबका वोट वैल्यू बता दिया, कौन कौन वोट में भाग लेगा ये बता दिया। अब थोड़ा ये बताइए कि वोटिंग होता कैसे है, तो इसी के बारे में बात करते हैं हमारा आर्टिकल 55। यहाँ 55 होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 55 डिस्कस करता है मैनर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो वोटिंग होता है वो कैसे होता है। तो देखिए इसमें दो बात लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफर, अब इस दोनों को मैं बताता हूँ। देखिए
कह रहा है कि सबसे पहले क्या बोला कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, कैसे होगा, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब रहा कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि हर एक स्टेट का भागीदारी हो प्रोपोर्शनल के एज पर प्रोपोर्शनल। मतलब वो स्टेट में जितना पॉपुलेशन है, उस स्टेट में मानिए बिहार में ज़्यादा पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र में उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उत्तर प्रदेश का भागीदारी ज़्यादा होगा, फिर महाराष्ट्र का होगा, फिर बिहार का होगा कि नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कि एज पर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को देख करके हमने कहा कि तुम्हारा भागीदारी, तुम्हारा हिस्सेदारी प्रेसिडेंट के चुनाव में ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसी के आधार पे आप ये भी देखे होंगे कि जो स्टेट में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है एमएलए की संख्या भी बढ़ जाता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही हुआ कि एज पर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि उस स्टेट का भागीदारी प्रेसिडेंट में कितना होगा जितना उसके पॉपुलेशन था 1971 में। अभी के समय वाला नहीं पॉपुलेशन ले रहा है, 1971 के पॉपुलेशन ले रहा है। क्योंकि सर ऐसा क्यों, देखो भाई अगर ऐसा करोगे तो तुम ही आप ही सोचिए ना कि आज के समय में अगर कहेगा कि आज के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तब तो इसका मतलब होगा कि प्रेसिडेंट के चुनाव में सबसे ज़्यादा किसका होगा, उत्तर प्रदेश का योगदान हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रेसिडेंट जो एक फेडरल नेचर को शो करता था ना कि स्टेट का भी और सेंटर का भी, वो थोड़ा शो होने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, वो स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है और सेंटर को भी रिप्रेजेंट करता है। पूरे देश के लिए एक होना चाहिए ना प्रेसिडेंट हमारा। तो अब उत्तर प्रदेश ही अगर डिसाइड करने लगा प्रेसिडेंट कौन होगा, तो दैट मीन्स वो प्रेसिडेंट तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। इसीलिए ना हम लोग ने सेंसस जो लिया है 1971 का लिया है। और इस सेंसस पे भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे साउथ के स्टेट सब है ना, वो हमेशा नाराज़गी जताते रहते हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम स्टेट आर रिप्रेजेंटेड इन इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब कि स्टेट जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं किसके थ्रू, अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट विच वाज फाउंड आफ्टर द सेंसस 1971। 1971 के सेंसस में उस स्टेट की पॉपुलेशन जितना आया था, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट के चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, एज पर पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। और आप जानते ही हो पॉपुलेशन के आधार पे भी एमएलए भी होते हैं, उस वहाँ की संख्या एमएलए की संख्या होती है। जैसे एग्जांपल के लिए एमएलए जब देखिएगा यूपी में तो 400 है, और हमारे बिहार में देखिएगा तो वहाँ 243 है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ का पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ 400 सीट होते हैं एमएलए का, यहाँ 243 ही सीट होते हैं। अब आप बताइए कि ये भी भाग लेगा प्रेसिडेंट के चुनाव में, ये भी भाग लेगा। तो आप समझ गए होंगे कि सर इसका मतलब है कि यूपी का रोल थोड़ा सा होगा ज़्यादा। हाँ, इसीलिए हमने कहा कि नहीं भाई देखो अभी के पॉपुलेशन के आधार पे मत लो, 1971 के आधार पे लो, ठीक है, ताकि वोट वैल्यू कम से कम समान रहे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब होता है कि हर एक स्टेट का भागीदारी होगा प्रेसिडेंट के चुनाव में एज पर द पॉपुलेशन, ठीक है। और जो कौन सा पॉपुलेशन, 1971 वाला पॉपुलेशन। और ये कब तक होगा, तो अभी सरकार ने इसे एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया है, 2026 तक कर दिया है कि इस पॉपुलेशन के आधार पे भी जैसे चल रहा था प्रेसिडेंट का चुनाव ऐसे ही चलेगा 2026 तक। अब रहा कि सर एक कॉन्सेप्ट आपने और बताया कि ये वोट कैसे होता है, तो उसमें आपने बताया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसके नाम में सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफर करेगा वोट सिस्टम। अब रहा कि प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटिंग कैसे होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो बोला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे, अब कह रहे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जितने लोग भाग लिए, जिसको हम लोग ने कहा इलेक्टोरल कॉलेज, ये सभी लोग वोट देंगे, ठीक है। तो ये सभी लोग वोट देंगे कि किसको देंगे, जो जो चुनाव में खड़ा हुए हैं, मतलब प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट के लिए जो लोग खड़ा हुए उसको वोट देंगे, ठीक है। तो इसमें अब रहा कि जीतेगा कैसे, कौन जीतेगा सर, 3 लोग मानिए चुनाव में खड़ा हुआ जिसका नाम था ABC, ये तीनों ने प्रेसिडेंट के लिए चुनाव में खड़ा हुआ। हमारे पास वोटर जितने लोग भाग लेने वाले थे वो मानिए कि हमारे पास 4 लोग थे, 1 2 3 4, ये सब वोट देने वाले थे। और यही 4 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये चारों वोट देने वाले थे किसको, ABC को, ठीक है। अब आगे सबसे पहले कि ये चारों जो है ना, जो वोट देगा ना, ये प्रेफरेंस के बेसिस पे देगा। किस बेसिस पे देगा, प्रेफरेंस। ये चारों को वोट देना पड़ेगा, तीनों को देना पड़ेगा वोट। पहला प्रेफरेंस एक जो है किसको देगा, दूसरा प्रेफरेंस जो है ये अलग अपना प्रेफरेंस देगा। मतलब कि एज पर प्रेफरेंस इसको वोट देना पड़ेगा। जैसे मानिए जो एक था ना, ये वोटर है और ये जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ है वो है,
तो मानिए कि ये वोटर है, तो ये पहला वोटर है ना, ये वोट देता है, पहला प्रेफरेंस अपना देता है ए को, दूसरा प्रेफरेंस देता है अपना बी को, और तीसरा प्रेफरेंस देता है सी को। जो दूसरा वोटर है ना, वो अपना पहला प्रेफरेंस बी को देता है, दूसरा प्रेफरेंस जो होता है सी को देता है, और तीसरा प्रेफरेंस ए को देता है। तीसरा वोटर जो है ना, अपना पहला प्रेफरेंस ए को देता है, दूसरा प्रेफरेंस सी को देता है, फिर बी को देता है। और जो चौथा पर्सन है ना, वो एक और वोटर लीजिए, 5 वोटर्स लीजिए कम से कम, ठीक है, 5 वोटर से ही होगा। तो 5 वोटर है, ठीक है। तो चौथा पर्सन जो है ना, ये मानिए वोट देता है किसको, चौथा पर्सन वोट दे रहा है आपको बी को, फिर सी को और ए को, ठीक है। और पांचवा पर्सन जो है ये वोट दे रहा है मानिए सी बी ए को। अब देखिए, तो अब जी सब ने वोट डाल दिया, ये वोटर्स था जिसे हमने इलेक्टोरल कॉलेज बोला था, सब ने वोट डाल दिया। लेकिन वोट कैसे डाला, तो प्रेफरेंस के आधार पे डालना पड़ता है, मतलब कि हर एक वोटर्स को, सभी को वोट देना पड़ता है एज पर प्रेफरेंस। अब रहा कि सर पहला राउंड वोट काउंट करना स्टार्ट होता है, तो पहला राउंड जो वोट काउंट किया जाता है ना ए बी सी का, तो ये मानिए ए बी सी है, इसका पहला राउंड का जो वोट का काउंटिंग स्टार्ट होगा ना, तो वोट के काउंटिंग में पहला राउंड में प्रेफरेंस को देखा जाता है कि एक फर्स्ट प्रेफरेंस कितना कितना की मिला। तो देखिए ए को पहला प्रेफरेंस कितना मिला, यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला, मतलब ए को 2 फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। सर बी को कितना फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, तो इसको भी भाई 2 मिला है। और सी को कितना प्रेफरेंस मिला है, तो 1 मिला है। तो अब देखिए इसमें कौन जीतेगा, तो जिसके पास जो है 50% से ज़्यादा प्रेफरेंस वोट हो जाएगा वो जीत जाएगा। तो 5 वोटर्स थे, 5 वोटर में 50% से ज़्यादा का मतलब 3 जिसके पास प्रेफरेंस हो जाता वो जीत जाता। लेकिन अब तो जीता ही नहीं, क्योंकि ए बी को दोनों को 2-2 प्रेफरेंस आ गया है वोट, ठीक है, 2-2 वोट आ गया है फर्स्ट प्रेफरेंस वाला। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब यहीं पे आता है ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देखिए यहाँ पे लिखा है ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब कह रहा है कि जिसका जब सबसे कम प्रेफरेंस आया था ना, उसके वोट को फर्स्ट प्रेफरेंस सी था, जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस आया था, तो कह रहा है कि इसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस था ना, इसको ख़त्म कर दो, इसको हटा दो, और इसके जो सेकंड प्रेफरेंस था ना, उसको दे दो उस पर्सन को जो हमारे। तो देखिए इसका सेकंड प्रेफरेंस बी था, तो इसका मतलब एक वोट बी को और चला गया, तो यहाँ पे एक वोट बी का जुड़ गया, और इस तरह से बी को कितना मिल गया, 3 वोट मिल गया, और बी जो है विनर बन गया, कि नहीं है। इसीलिए इसको बोला गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस को काउंट किया जाता है, दूसरा राउंड में जो है ना, जो सबसे कम जिसको प्रेफरेंस मिला रहता है, उसके फर्स्ट प्रेफरेंस को ख़त्म करके उसके सेकेंड प्रेफरेंस को बांट देते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं क्या 50% से ज़्यादा किसी को मिला, और ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक कि कोई 50% से ज़्यादा पॉइंट गेन ना कर ले, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से पढ़िएगा ना, तो यही बात को मैंने इसमें लिखा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में लिखा है कि अंडर दिस सिस्टम इलेक्टर, मतलब कि वोटर्स हैज़ राइट टू इंडिकेट मोर देन वन प्रेफरेंस। तो सभी वोटर को कहा गया है कि आप कितना वोट डालिएगा, तो आपको वोट डालना है एज पर द प्रेफरेंस, एज मैनी प्रेफरेंस, कह रहा है कि एज मैनी प्रेफरेंस एज देयर आर कैंडिडेट इन द कॉन्टेस्ट। अगर जितना कैंडिडेट है ना, उतना प्रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा। अब रहा कि सर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग स्टार्ट होता है। इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ वोट को टेकन किया जाता है कंसिडरेशन में, कंसीडर किया जाता है फर्स्ट प्रेफरेंस को, और देखता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसका किसका कितना कितना है। अगर 50% से ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस आ गया किसी को भी, तो वो जो है विनर कहलाता है, विनर कहलाता है 50%। अब रहा कि सर किसी का नहीं आया, जैसे एग्जांपल मैंने देखा था कि ए बी को दोनों को 2-2 वोट मिला था, तो अगर नहीं आया 50% से ज़्यादा, तो कह रहा है कि दूसरा राउंड ऑफ स्टार्ट करते हैं। और दूसरा राउंड में हम लोग सबसे पहले जिसको सबसे लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस आया रहता है ना, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसके फर्स्ट प्रेफरेंस को ख़त्म कर देते हैं, और उसके सेकंड प्रेफरेंस को जो है बांट देते हैं, रिमेनिंग पर्सन सेकंड प्रेफरेंस को बांट देते हैं, उसके सेकंड प्रेफरेंस जो रहेगा उसको हम लोग बांट देते हैं। तो हमने देखा था एग्जांपल में कि सेकंड प्रेफरेंस उसका बी था, तो हमने बी को इसका वोट दे दिया, ठीक है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या किसी को 50% आया गया, अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर तीसरा राउंड स्टार्ट करते हैं, और थर्ड राउंड में फिर से हम वही काम करते हैं कि लिस्ट नंबर ऑफ जो सेकंड प्रेफरेंस था उसको भी ख़त्म करेंगे, और फिर जो है दूसरे को उसके रिमेनिंग वोट दे देंगे। ये काम तब तक चलता है जब तक कि एक पर्सन को जो है 50% से ज़्यादा वोट ना आ जाए, और जिसको 50% से ज़्यादा वोट हो जाता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं कि इसने कोटा फुलफिल कर लिया है, कोटा बोला जाता है इसे, ठीक है। तो कोटा को फुलफिल करना, कोटा से ज़्यादा लाना, 50% से ज़्यादा लाना होता है, उसको हम लोग विनर घोषित कर देते हैं, कि नहीं आया समझ में। इस तरह से हमारे इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का होता है, वोटिंग इस तरह से प्रेसिडेंट का होता है। 2 कॉन्सेप्ट हैं, बस दोनों को याद रखिए। अगर सिंपल सा स्टेट पीसीएस तक के एग्जामिनेशन में बस इतना ही पूछा जाता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट सिस्टम का मतलब होता है
कि हर स्टेट का 1971 में जितना पॉपुलेशन था ना, उसके हिसाब से जो है उसके क्या होंगे, उसके हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में। अंडर दिस सिस्टम स्टेट आर रिप्रेजेंटेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में भाग लेंगे एज पर अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट फाउंड इन 1971। और सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस को काउंट किया जाता है, फिर उसके बाद जो है जो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको आया रहता है उसके सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसीलिए इसे कहा गया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और इसमें ये एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें कैंडिडेट को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट देना पड़ता है, ना कि एक आदमी को देना पड़ता है। जितने लोग खड़े रहते हैं सबको वोट देना पड़ता है एज पर द प्रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज या आर करेक्ट अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। करेक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताइए कि कौन सा करेक्ट है। करेक्ट द वोटिंग टेक्स प्लेस थ्रू द सीक्रेट वोट, तो यस ये सही सेंटेंस है। जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन किया जाता है ना, उसमें वोटिंग जो है दिखा करके नहीं किया जाता है, ठीक है। कौन वोट किसको दे रहा है, कौन सा प्रेफरेंस किसको दे रहा है वो दिखाया नहीं जाता है। मानिए एक बीजेपी का एमपी है, वो किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है, सेकंड किसको दे रहा है, थर्ड दिखा करके नहीं दिया, सीक्रेट रखा जाता है इस एमपी ने किसको किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। मानिए कि ए को ये फर्स्ट दिया था, सी को दिया था दूसरा प्रेफरेंस, और बी को दिया था तीसरा प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये दिखाना नहीं है, इसको सीक्रेट ही रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्हिप इज नॉट इशूड बाय द, किसके द्वारा, विच इज नॉट इशूड बाय द पार्टी होना चाहिए, ठीक है, एट होम द वोट, व्हिच इज नॉट इशूड बाय द पार्टी। क्योंकि सर ये पार्टी क्या होता है, तो हमारे देश में जानते हैं ना बहुत सारी पार्टी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो ये सब पार्टी है ना, ये सब व्हिप इशू नहीं करेगा। तो क्योंकि सर व्हिप क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए व्हिप क्या होता है, व्हिप एक कमांड होता है, ऑर्डर होता है पार्टी के हेड के द्वारा। जो जैसे अभी देखिए कांग्रेस का हेड कौन है, मानिए कि सोनिया गांधी, या मानिए कि खड़गे जी है, ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष है वो। तो खड़गे जी ने क्या किया, एक व्हिप जारी किया। व्हिप जारी करने का मतलब एक ऑर्डर जारी किया और अपने सभी एमपी को बोला कि भाई तुम लोग जो है ना इस दिन जो है ना पार्लियामेंट में सब लोग प्रेजेंट होना, ठीक है। तो इसे व्हिप बोला जाता है, ठीक है। व्हिप का मतलब होता है कि पार्टी का जो चेयरमैन होता है या अध्यक्ष होता है या जो सबसे बड़े होते हैं, वो एक कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं अपने पार्टी के जितने भी एमपी एमएलए सब होता है, सबको ऑर्डर देते हैं कि भाई इस दिन पर्टिकुलर डेज को तुम लोग जो है पार्लियामेंट जहाँ पे बोलेगा, लेजिस्लेटिव में हो रहा है तो लेजिस्लेटिव में उसके हेड बोलेंगे इस डेट को प्रेजेंट रहना। अब वो रहा कि सर फिर ऐसा करने से क्या हो जाता है, क्योंकि देखिए उस दिन जो है ना कुछ बिल पास होने वाला रहता है, जैसे अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, उस दिन सब लोग रहेंगे प्रेजेंट तभी ना वोट देंगे, कि नहीं आया समझ में। तो कह रहा है कि क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी ये पार्टी का जो हेड होता है वो व्हिप जारी करता है कि सब एमपी आज प्रेजेंट होना और वोट डालना, इसको इसको वोट डालना, ऐसा करेंगे क्या, तो नो। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसके लिए सख्त मनाही की गई है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में जो है व्हिप जारी नहीं होगा, व्हिप जारी नहीं करेगा कोई भी पार्टी, जो है व्हिप जारी नहीं करेगा कोई भी पार्टी, जो है व्हिप जारी नहीं करेगा अपने एमपी या एमएलए को, ठीक है, एमएलए को, क्योंकि ये स्टेट में भी होता है इसीलिए मैंने एमएलए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, करेक्ट पूछा हुआ था, तो दोनों का दोनों सही है कि वोटिंग जो होता है टेक्स प्लेस होता है सीक्रेट वोट के द्वारा, सीक्रेट बैलेट के द्वारा, और साथ ही साथ जो है व्हिप जारी नहीं करता है कोई भी पार्टी, ठीक है, व्हिप जारी नहीं करता है अपने एमएलए एमपी सबको कि इस दिन को प्रेजेंट रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा है कि हु इज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या वाइस प्रेसिडेंट, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कह रहा है कि सर रिटर्निंग ऑफिसर होते कौन है, तो आप देखे होंगे जब भी आप इलेक्शन, हम लोग इलेक्शन कंडक्ट कराने जाते हैं तो वहाँ पे जो है आईएएस अधिकारी सब रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। जब इलेक्शन कंडक्ट होगा, अभी जैसे लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो इस इलेक्शन में हम लोग जब जाते हैं तो इलेक्शन में भाग लेते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं ना, वो आईएएस के जो होते हैं, ये लोग होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है पूरे इलेक्शन को मैनेज करना, ठीक है, मैनेज करने का काम होता है रिटर्निंग ऑफिसर का, ठीक है। जैसे आईएएस का है तो अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरे इलेक्शन को देख रेख करना, उसे रिटर्निंग ऑफिसर का काम कहा जाए। तो सर हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जब चुनाव होगा, इसमें कौन रिटर्निंग ऑफिसर बनेगा, यहाँ तो आईएएस तो बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो यस देखिए इस दोनों का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है इस दोनों के चुनाव में, वो होते हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा या फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, या फिर दोनों, ये दोनों का दोनों हो, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है। सेक्रेटरी आपको पता होगा, एक बंदा जब आईएएस बनता है ना, तो आईएएस के लिए सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो सेक्रेटरी का ही होता है। आईएएस तो एक छोटा पोस्ट है, आईएएस से भी सबसे बड़ा जब आईएएस अधिकारी सीनियर होता है, 25 साल का सर्विस होता है, तो लगभग तब जा करके वो सेक्रेटरी बनता है। सेक्रेटरी का पावर आप समझ सकते हैं कि एक मिनिस्ट्री का साइन उसी के अंडर हो जाता है। मतलब एक मानिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का मंत्री है भूपेंद्र यादव जी है, तो भूपेंद्र यादव जी के जो सेक्रेटरी होंगे ना,
उसके साइन से भी पूरे मिनिस्ट्री का साइन समझिए हो जाता है, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी कभी कभी खुद साइन करेंगे, नहीं तो वो अपनी सेक्रेटरी को कहेंगे कि तुम साइन कर दो, और ये पूरे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को पूरे मतलब माना जाएगा। तो कहने का मतलब कि सेक्रेटरी बहुत बड़े पोस्ट होते हैं। तो जो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के भी होते हैं सेक्रेटरी जनरल, तो ये दोनों जो है ना रिटर्निंग ऑफिसर का काम करते हैं। तो इसका आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द नॉमिनेशन पेपर ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रपोज्ड बाय लेस देन। देखिए क्या होता है ना कि जो प्रेसिडेंट के लिए चुनाव में खड़ा हुआ, मानिए एक ए है, इसने प्रेसिडेंट का चुनाव में खड़ा हुआ, और एक बी है, ये भी प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा हुआ। क्या सर ये कोई भी आदमी जाके प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा हो सकता है क्या? तो देखिए, अगर मुझे प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना हो तो क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? तो नहीं सर, आप नहीं खड़ा होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई, मैं भी तो खड़ा हो सकता हूँ। तो देखिए हाँ, हो तो सकते हैं, लेकिन आप बताइए, इसमें एक रूल लगाया गया है, और इस रूल में कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे ना, जो प्रेसिडेंट के चुनाव में जो खड़े होंगे ना, उसको कम से कम जो है ना 50 लोग का सपोर्ट होना चाहिए। 50 लोग नहीं लिखा है, लिखा है कि 50 MP का सपोर्ट होना चाहिए, 50 MP का सपोर्ट होना चाहिए। कि नहीं आया समझ में? तो हमारा जो प्रेसिडेंट के लिए जो भी लोग खड़े होंगे ना, उसको 50 MP का सपोर्ट चाहिए सबसे पहले, ठीक है? 50 वोटर्स का, MP मत याद रखिए, सॉरी, ठीक है? 50 वोटर्स का सपोर्ट चाहिए। और अब बताइए हमको कि वोटर्स कौन है इसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटर कौन है? MP और MLA। तो क्या हमारे जैसे इंसान को क्या 50 को MP MLA सपोर्ट करेगा कि तुम प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो जाओ? तो नहीं करेगा सर। तो इसका मतलब कि जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होंगे उसको कम से कम सबसे पहले, जब भी अपना जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे ना, नॉमिनेशन पेपर जो है सबमिट करने के लिए जाते हैं, आप देखे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर अपना इस यहाँ से लड़ रहे हैं इस एरिया से, तो वहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाते हैं, नॉमिनेशन कराने जाते हैं, वहाँ पे एक IAS अधिकारी को अपना पेपर देते हैं। तो जब प्रेसिडेंट अपना नॉमिनेशन पेपर देता है ना, तो प्रेसिडेंट को कम से कम 50 वोटर्स का सपोर्ट चाहिए, ये तो फर्स्ट राउंड। और सेकेंड में 50 वोटर्स का, और उसको क्या होना चाहिए, सेकेंडेड बाय 50 वोटर्स। ये दोनों चीज़ होना चाहिए। इसका मतलब नहीं समझे होंगे। देखिए, जो प्रेसिडेंट है, मानिए कि ये प्रेसिडेंट को चुनाव लड़ना है, इसको सबसे पहले 50 वोटर्स जो है, 50 वोटर ने साइन करके कहा कि हाँ भाई मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ, और इसके पेपर पे, नॉमिनेशन पेपर पे 50 ने साइन कर लिया। फिर इसके बाद एक और 50 वोटर और कुछ 50 और वोटर्स का उसको एक और नीचे में साइन करना है, जिसको हम कहेंगे कि ये सेकेंड और ये फर्स्ट। मतलब पहले तो 50 वोटर्स इसने साइन किया, और फिर 50 वोटर जो है उसका सेकेंडेड बाय होना चाहिए। मतलब कि 50 वोटर ने सबसे पहले सपोर्ट किया, और फिर 50 वोटर सपोर्ट करेगा, टोटल 100 हो गया। इतने वोटर जब किसी को सपोर्ट करते हैं ना, उसके नॉमिनेशन पेपर पे साइन करते हैं ना, तब जाके वो केवल इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल भर पाते हैं, ठीक है? तो नॉमिनेशन पेपर ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रपोज्ड लेस देन 50 वोटर्स एंड सेकेंडेड बाय नॉट लेस देन 50 वोटर। तो पहले 50 वोटर के द्वारा प्रपोज होगा, और फिर उसको सेकेंडेड करेगा 50 वोटर्स। तो दो 50 वोटर्स को प्रपोज और सेकेंडेड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा थर्ड होगा, ठीक है? एक सिक्योरिटी अमाउंट भी लगता है। जब प्रेसिडेंट का कोई चुनाव लड़ता है ना, तो उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है, एक सिक्योरिटी मनी भी देना पड़ता है, जो पहले 15,000 था, रिसेंट मैंने नहीं देखा हूँ, ठीक है? इसको आप लोग देख लीजिएगा, 15,000 के रूप में सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले दिया जाता था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया ना कि कोई भी प्रेसिडेंट का चुनाव तभी लड़ सकता है जब उसके नॉमिनेशन फाइल पे पहले 50 वोटर साइन करेंगे और फिर 50 वोटर साइन करेंगे, ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं प्रपोज्ड बाय 50 वोटर एंड सेकेंडेड बाय 50 वोटर्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट। मानिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के चुनाव में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, या चुनाव में धांधली हो गया, कह रहा है कि इसके बारे में आप किस कोर्ट में इसका सुनवाई होगा। तो जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी चीज़ का डिस्प्यूट हुआ ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर डिस्प्यूट होता है ना, तो उसका सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इस सब में से कौन करेगा? तो देखिए, जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ भी डिस्प्यूट होता है, तो उसका सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होता है, ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो बोल देगा वो बाइंडिंग नेचर का होता है, ठीक है? जब मानिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये इलेक्शन गलत तरीके से हुआ है, तो अब फिर से इलेक्शन करवाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? फ्रेश इलेक्शन किया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो बाइंडिंग एंड फाइनल होता है, बाइंडिंग नेचर का होता है, और फाइनल डिसीजन होता है। तो क्या याद रखना है कि सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, तो ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसकी सुनवाई चलेगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट होगा वो बाइंडिंग नेचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आर्टिकल 56 स्टेट दैट, कह रहा है कि आर्टिकल 56 क्या बताता है?
तो जो हमारा आर्टिकल 56 है ना, वो हमारा टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बताता है कि प्रेसिडेंट कितना साल तक अपनी कुर्सी पे बैठेगा। तो प्रेसिडेंट कितना साल तक कुर्सी पे बैठेगा, इसके बारे में कौन बताता है? ये इसके बारे में बताता है हमारा 56 आर्टिकल। 56 आर्टिकल बताता है कि एक प्रेसिडेंट जो है ना 5 साल तक जो है अपनी कुर्सी पे बैठेगा। ठीक है, 5 साल तक अपनी कुर्सी पे बैठेगा। तो सर क्या ये फिर से दोबारा फिर प्रेसिडेंट बन सकता है? तो यस, उसके बारे में हमारा 57 बोलता है कि 57 बोलता है कि वो एन नंबर ऑफ टाइम्स, कितना भी बार जो है ना वो फिर से चुन करके आ सकता है। ठीक है, हमारा 57 बताता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, मतलब कि दोबारा चुनाव कैसे लड़ेगा, दोबारा चुनाव में कैसे भाग लेगा, उसके बारे में हमारा आर्टिकल 57 बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशन, एक प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और प्रेसिडेंट किससे जो है शपथ लेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से शपथ लेगा। इसके बारे में बात करते हैं हमारा 60 आर्टिकल 60 बात करता है। तो क्या याद रखना है कि सर एक प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। जब वो बैठेगा कुर्सी पे तो 5 साल तक के लिए बैठेगा। उसके बाद 56 ये बात करता था, और 57 बात करता था री इलेक्शन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो ये याद रखना है कि कोई भी हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कितना भी बार जो है प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। आज तक एक ही प्रेसिडेंट है जिन्होंने 2 बार प्रेसिडेंट बनाया, उसका नाम है राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और कोई भी 2 बार प्रेसिडेंट बना भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कितना भी बार बन सकता है। कैसे, जैसे आप यूएसए को देखिएगा ना, तो यूएसए में केवल 2 ही बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में है कि प्रेसिडेंट कितना भी बार चुन करके आ सकता है, कितना भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो क्या याद रखना है कि सर आर्टिकल 56 जो है ना, आर्टिकल 56 बताता है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस पे चेयर पे कितना दिन तक रहेगा, तो सर 5 साल तक रहेगा। री इलेक्शन, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, तो सर हमारा ये 57 आर्टिकल बताता है कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है री इलेक्शन होके आ सकता है और कितना भी बार बन सकता है इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, ओथ के बारे में बताता है कौन सा आर्टिकल हमारा, तो आर्टिकल 60 बताता है, और बताता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ओथ लेगा। कौन लेगा ओथ? प्रेसिडेंट हमारा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है कौन? हमारा आर्टिकल 58 बात करता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा। तो ये समझ में आ गया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द करेक्ट वन अबाउट द क्वालिफिकेशन। देखिए यही है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पहला क्वालिफिकेशन कि वो देश का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा क्वालिफिकेशन कि वो कम से कम 35 साल का हो। ठीक है, और तीसरा क्वालिफिकेशन कहता है कि वो लोकसभा के मेंबर के रूप में क्वालिफाइड हो, कम से कम लोकसभा के लिए जो एलिजिबिलिटी लगता है ना, उसके लिए वो क्वालिफाइड हो। तो कहोगे सर ये लोकसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगता है? कुछ नहीं क्वालिफिकेशन लगता है भाई। लोकसभा के लिए क्वालिफिकेशन अगर आप पढ़ोगे ना कि लोकसभा का एमपी बनना है आपको, लोकसभा का एमपी बनना है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रहा है, तो उसके थ्रू लोकसभा का एमपी बनेगा। इसका अगर चुनाव लड़ना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो कम से कम आपका 25 साल एज होना चाहिए, आप देश के नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और तीसरा ये लगता है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप नहीं ले रहे हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी नौकरी आप नहीं कर रहे हो, कोई सरकारी पोस्ट पे आप बैठे नहीं हो, वहाँ से सैलरी नहीं ले रहे हो। तो बस यही याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए उसमें 25 साल था, इसमें 35 साल। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल का कम से कम होना चाहिए। और तीसरा जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए आप सब बस ये याद रखिए कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भाग नहीं हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? तो देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई सरकारी नौकरी पे आप नहीं हो। ठीक है, कोई सरकारी नौकरी पे आप काम नहीं कर रहे हो, कहीं से सैलरी तैलरी नहीं ले रहे हो, लेकिन 2-4 पोस्ट को कहा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे मानिए कोई पहले से प्रेसिडेंट है और फिर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है, तो क्या सर ये पहले अपनी नौकरी से रिजाइन करेगा तब जाके प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कहा है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानना है, गवर्नर के पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानना है, मिनिस्टर चाहे वो स्टेट का हो हमारे सेंटर का हो, इस सब को कह रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानना है। लेकिन देखिए ये सब भी सैलरी लेते हैं। ठीक है, लेकिन कहा कि ये सबको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन एक सिंपल नागरिक के लिए जो लड़ रहा है उसके लिए कहा ये 3 कैटेगरी है, ये 3 जो है एलिजिबिलिटी है कि वो देश का नागरिक होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का लाभ नहीं लेता हो, बट दीज पोस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इतना होना चाहिए क्वालिफिकेशन। और ये सब बात करता है हमारा आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, जिसमें ये सभी बात लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्टिकल 61 के बारे में, कि आर्टिकल जैसे मैंने आपको 60 आर्टिकल बता दिया, 60 मैंने बताया कि ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 60 कैसे याद रखना है? तो देखिए वो जो होता है जीरो की तरह दिखता है, 60 से याद रहेगा ओथ। ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कौन देता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि आर्टिकल 61 के बारे में कह रहा है कि आर्टिकल 61 स्टेट दैट अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कौन करेगा, कैसे होगा इम्पीचमेंट उनका। तो इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी को उसके पद से हटाना, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका कैसे इम्पीच किया जाता है, तो देखिए कह रहा है उसी के बारे में तो पूछा गया है कि करेक्ट वन बताने के लिए। तो पहला ऑप्शन दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय एमपी ओनली, केवल एमपी के द्वारा इम्पीच किया जाता है अगर उसने जो है वायलेशन किया हो, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अगर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन किया हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेट किया हो, कॉन्स्टिट्यूशन को उल्लंघन किया हो, संविधान का उल्लंघन किया हो ना, उनको एमपी ही हटा सकते हैं, एमपी ही उनके पोस्ट से हटा सकते हैं। आप कहोगे सर ये कितना अन्याय है कि जब इसको चुनाव में जब इसका इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का, तो इसमें एमपी एमएलए दोनों ने भाग लिया था, लेकिन हटाने के लिए केवल एमपी। तो यस, आपको पता होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के पास यही दोनों के एमपी बैठते हैं, इसी दोनों के पास अधिकार दिया गया है कि ये प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, दैट मीन्स इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कौन करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा करते हैं, दोनों से ये बिल पास होते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि एमपी ही केवल इसका इम्पीच करते हैं, एमपी, ठीक है, एमएलए नहीं करते हैं। इलेक्शन में एमएलए भाग लिया था, तब करते हैं जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। दूसरा कह रहा है कि इम्पीचमेंट बिल जो होता है पहले लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये भी याद रखते हैं कि आइदर हाउसेज ऑफ लोकसभा या राज्यसभा, जो इम्पीचमेंट जब प्रेसिडेंट का होगा ना तो उसके लिए एक बिल बनेगा, ठीक है। ये बिल जो है ना लोकसभा या राज्यसभा किसी में लाया जाएगा, लेकिन लाने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बिल है जिसमें प्रेसिडेंट को कह रहा है, इस एक लेटर है, मानिए इस लेटर में कह रहा है कि प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाना है क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। इस बिल को कम से कम जिस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, वहाँ के 1/4 लोगों ने इस पे साइन किया हो कम से कम, ठीक है। मानिए कि लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है ये बिल, तो लोकसभा का जितना कैपेसिटी है ना 543, उसका 1/4 लोगों ने उस पर साइन किया। अगर राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा का जितना कैपेसिटी है 245, तो उसका भी 1/4 उस पर साइन किया हो। जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हुआ है ना वहाँ का 1/4 ने उस पर साइन किया हो, तभी जाके ये बिल हाउस में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, ये हॉल में लेगा ही नहीं स्पीकर वहाँ का। अब रहा कि ठीक है सर, मानिए कि 1/4 ने साइन करके 1/4 एमपी ने जिस हाउस में आया वहाँ के 1/4 एमपी ऑफ दैट वहाँ के दैट हाउस, उस हाउस के 1/4 एमपी ने मानिए साइन करके इस बिल को स्पीकर के पास या राज्यसभा में हो रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट के पास दिया। तो अब वाइस प्रेसिडेंट क्या उसको बिल को पास करने के लिए वोटिंग स्टार्ट कर देंगे क्या, तो नहीं। सबसे पहले जो है ना वहाँ के जो प्रेसिडेंट हो 14 दिन का टाइम प्रेसिडेंट को देंगे, जिसे नोटिस पीरियड बोला जाता है। प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है कि आप सोच लीजिए कि आपके खिलाफ जो है ना एमपी लोगों ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन के लिए आपको इम्पीच करने के लिए बिल दिया है। तो आप सोच लीजिए कि इस बिल को 14 दिन को आपको टाइम है, या तो खुद रिजाइन दे दीजिए, नहीं तो हम बिल को पास करने के लिए वोटिंग करवाएंगे। अभी देखिए क्या होता है ना, प्रेसिडेंट हमारे देश का हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, इतना बड़ा पोस्ट है हमारे देश के लिए। मतलब कितना खराब होगा कि जब प्रेसिडेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन में हटाया गया। तो आज तक कभी किसी प्रेसिडेंट को नहीं हुआ है, हमारे देश में किसी भी प्रेसिडेंट को आज तक इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए उनको 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर आपको लगता है कि आपने सच में गलती किया है तो खुद छोड़ दीजिए, क्योंकि जब इम्पीचमेंट होगा ना तो ये हो गया कि आपका नाम खराब होगा, हमारे देश का भी नाम खराब होगा। तो 14 दिन का नोटिस पीरियड सर्व किया जाता है। मानिए 14 दिन खत्म हो गया, अब इस बिल को जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था उस पहले हाउस में पास होगा। अब यहाँ पे पास होगा, ठीक है। अब पास कैसे होगा, तो पास होगा स्पेशल मेजोरिटी, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है। स्पेशल मेजोरिटी कौन सा है स्पेशल मेजोरिटी सर, तो 2/3 ऑफ दैट हाउस। इस हाउस का जितना कैपेसिटी है ना उस कैपेसिटी का 2/3 ऑफ कैपेसिटी ऑफ दैट हाउस, कैपेसिटी ऑफ दैट हाउस, उस हाउस का जितना भी मेंबरशिप है उस सब का 2/3 मेजोरिटी से इसको पास होना पड़ेगा। फिर ठीक है सर ये हाउस से पास हो गया, अब दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है, इस हाउस में जाए। इस हाउस जो है ना ये हाउस क्या करेगा, ये बिल आएगा ना जब पास होके इस हाउस से, मानिए कि ये बिल पास हुआ फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस गया। अब सेकंड हाउस जो है ना इस बिल को पास करने से पहले थोड़ा इंक्वायरी करवाएगा। क्या करवाएगा, इंक्वायरी करवाएगा, जांच करवाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बोलते हैं हम लोग। जब सेकंड हाउस में जाता है तो सेकंड हाउस को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है ये, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है। और ये इन्वेस्टिगेशन करवाता है कि सच में यार प्रेसिडेंट ने कोई वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इस इंक्वायरी में जो है ना प्रेसिडेंट को भी कहा जाता है कि आप भी अपना पक्ष रखिए, अपने या तो खुद रखिए नहीं तो किसी लॉयर के थ्रू रखिए, ठीक है, और अपना पक्ष रख के हमको बताइए। मतलब कि ये जो हाउस है ना ये क्वासी जुडिशियल नेचर का काम कर रहा है, मतलब कि जुडिशियरी की तरह ये काम कर रहा है ये दूसरा हाउस।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेकंड हाउस इज क्वासी जुडिशियल इन नेचर, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और प्रेसिडेंट को भी कह रहा है कि आप भी अपना पक्ष रख के हमको बताइए कि क्या गलती है, क्या सही है, क्या आपने सच में क्राइम किया है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है कि नहीं किया है। और अगर मानिए ठीक है, सब इन्वेस्टिगेशन हो गया, अब ये बिल भी पास हो गया और यहाँ भी वैसा ही 2/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, इस हाउस से भी जो है बिल पास हो गया, तब जाके प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा और प्रेसिडेंट को जो है अपने पद से हटा दिया जाएगा। अब रहा कि ठीक है सर, प्रेसिडेंट को हटा दिया, इम्पीच कर दिया, तो क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या? क्या वो प्रेसिडेंट फिर से जाकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कह सकता है कि हमारे खिलाफ ये लोगों ने गलती किया है, हमारे खिलाफ गलत किया है, गलत मुकदमा करके हमको इम्पीच किया है, ऐसा कर सकता है? तो यस, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट जो है पॉसिबल है। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट ही है, ये सब कभी आज तक हमारे देश पे अप्लाई नहीं हुआ है। इसके इसके बारे में मैंने एक लेक्चर भी स्पेशल बनाया हुआ है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे किया जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ भी सब कुछ बता दिया है मोटा मोटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर, सभी आंसर सही है, ऑल द अबव आर करेक्ट है, ठीक है। 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है, पहले हाउस में 2/3 से मेंबरशिप से पास किया जाता है, दूसरा हाउस जो है वो इन्वेस्टिगेटिव हाउस की तरह काम करता है, क्वासी जुडिशियल की तरह काम करता है। ये सब सही है, ऐसे ही इम्पीच किया जाता है प्रेसिडेंट को। और ये हमारा आर्टिकल 61 डिस्कस करता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद वाज द ओनली प्रेसिडेंट जिन्होंने 2 बार जो है कॉन्सिक्यूटिव टर्म में सर्व किया है। यस करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो राजेंद्र प्रसाद केवल ऐसा प्रेसिडेंट है जिन्होंने 2 बार ऑफिस टर्म, 2 बार प्रेसिडेंट के रूप में, लगातार प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। सबसे पहले 52 से 57 और फिर 57 से 62। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद पहला राष्ट्रपति बना था और ये 2 लगातार प्रेसिडेंट बनने वाले, 2 बार लगातार प्रेसिडेंट वाले पहले राष्ट्रपति है। ये एक सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जाकिर हुसैन और फरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं, ये 2 ऐसे प्रेसिडेंट हैं ना जो अपने ऑफिस पे रहते ही उनका डेथ हो गया, ठीक है। याद रखिएगा कि ये दोनों प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनका ऑफिस में रहते ही डेथ हो गया, मतलब कि ये लोग प्रेसिडेंट थे और उनका डेथ हो गया। एक चीज़ यहाँ और भी याद रखिए, ये दोनों, ये भी सही आंसर है, यही दोनों प्रेसिडेंट है जो ऑफिस में रहते। एक चीज़ और याद रखिए कि जब भी कोई प्रेसिडेंट अपने ऑफिस पे रहते हुए उनका डेथ हो जाता है या फिर वो रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी वजह से वो जो है अपने ऑफिस को खाली कर देते हैं, या तो डेथ की वजह से, रिजाइन की वजह से, तो क्या होता है कि उस समय जो है ना, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ओथ दे करके उसको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और जो है ना 6 महीना के अंदर, जब ये बना प्रेसिडेंट तो उसके 6 महीना के अंदर जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है क्या करना पड़ता है, दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता है 6 महीने के अंदर। विद इन 6 मंथ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन करवाएगा। आपको ये भी समझ में आ गया ना कि हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही अंडर होता है, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर हमारा सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा राज्यसभा होता है। ये बात समझ में आ गया। कोई भी प्रेसिडेंट जो है जब वो डेथ की वजह से, रिजाइन की वजह से अपने पोस्ट को खाली करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट जो है इस पोस्ट पे जो है चले जाएंगे, लेकिन 6 महीना के अंदर इलेक्शन दोबारा होगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये दोनों ऑप्शन सही था कि जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद जी ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो अपने पद पे रहते हुए डेथ हो गया। और एक नीलम संजीवा रेड्डी का नाम याद रखिए, ये एक ऐसे प्रेसिडेंट है जो अनअपोज्ड जो है चुनाव जीते थे, मतलब इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था, अनअपोज्ड चुनाव जीते थे, ठीक है। तो इसका आंसर, सभी आंसर सही है, ठीक है। हमारा आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा और भी देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।